स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पैसे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़िज़िक्स ग्रेड 9 फेडरल बोर्ड के जो है वो फ़िज़िक्स के जो है मैं आपको चैप्टर नंबर 5 करवा रही थी, प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। इसमें जो है हमने अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है। डिफ़ाइन इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिसिटी और लिमिट को डिफ़ाइन करना है। शो डैट फोर्स में प्रोड्यूस चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ सॉलिड्स। और इसमें हमने शो करना है, प्रूफ करना है, शो डैट करना है कि फोर्स जो है वो क्या करती है, साइज़ और शेप को जो है वो सॉलिड्स की चेंज करती है ड्यू टू फोर्स। जी, ये हमारे पास है इसका आंसर। इसको हम जो है वो देखते हैं हमें क्या कहा है। इलास्टिसिटी को डिफ़ाइन किया कि इलास्टिसिटी क्या होती है कि कोई भी एबिलिटी डिफॉर्म करेंगे रिटर्न टू ओरिजिनल शेप एंड साइज़। जब भी हम किसी चीज़ पे जो फोर्स लगाते हैं उसका से शेप और साइज़ चेंज होती है, उसकी ओरिजिनल शेप और साइज़ चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ड्यू टू इलास्टिसिटी वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इससे हमें पता लगती है कि कितनी स्ट्रेंथ है मटेरियल के, जितने उसमें लचक होगी उतने जो है वो क्या होगी, इसमें इसकी स्टेबिलिटी होगी, इस मटेरियल की जो है वो स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो मोस्ट मटेरियल्स आर इलास्टिक अप टू सर्टेन लिमिट नॉन एज इलास्टिक लिमिट। कुछ ऐसे जो होते हैं मटेरियल जिनकी जो होती है वो इलास्टिसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। जिसमें जो होती है किसी भी जो बॉडी होती है या जो भी हम जिसको भी शेप दे रहे हैं उसको हम इलास्टिसिटी उसमें प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी जो इलास्टिक जहाँ तक उसकी महदूद होगी, लिमिट होगी, उसको हम इलास्टिक लिमिट कहेंगे। इसमें भी यही है कि हम जो किसी भी शेप को जो है वो जितना भी मैक्सिमम उस पर स्ट्रेस लगाएं, उसको मैक्सिमम जितना भी हम उसको खींचें और जो उस जहाँ तक वो जाए उसकी जो क्या होगी, इलास्टिक लिमिट होगी। इसमें भी यही बताया गया कि इसकी क्या स्ट्रेंथ होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है, विल नो लॉन्गर रिटर्न टू। जब ज़्यादा इसमें लग जाए तो वो अपनी रिटर्न वापस अपनी जो इसमें शेप में नहीं आता। और ये इसमें हमारे पास इलास्टिक लिमिट में जो है वो इसको यही डिफ़ाइन किया गया है। नेक्स्ट हमने इसमें बताना था कि फोर्सेस कौन सी चेंज होती हैं। जब फोर्स लगती है तो उसमें प्रोड्यूस चेंज शायद में कौन सी जो है वो लगती हैं। व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड टू सॉलिड इट कॉज डिफॉर्मेशन रिजल्टिंग चेंज इन साइज। जब फोर्स लगती है उस पर तो इस वो डिफॉर्म हो जाता है, अपनी शेप से हट जाता है, और उसको हम जो है वो जो उसका क्या उस पर लगता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लगता है। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, डिफाइन एज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। किसी भी जो है उस पर जो फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके एरिया के हिसाब से जो भी फोर्स लगाई जाए उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू सॉलिड इट क्रिएट्स इंटरनल स्ट्रेसेस विद इन द मटीरियल। इसमें जो होता है इंटरनल स्ट्रेसेस लगते हैं मटीरियल में। दी स्ट्रेसेस कैन बी कंप्रेसिव, टेंसाइल और शेयर डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जो भी हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से जो इसमें चेंजेस आती हैं, स्ट्रेस लगता है, वो जिस शेप में बन जाए वो सारा क्या होता है, एक उस पर स्ट्रेस अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस बाय सॉलिड। जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, जब इस पर स्ट्रेस अप्लाई होता है, जो इसकी मेजरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। इसमें जो होता है साइज़ और शेप चेंज होती है अपनी ओरिजिनल डायमेंशन से। इसमें जो होती है इसकी जो क्वांटिटी होती है और एज अ परसेंटेज जो होती है इसकी डायमेंशन लेस हो जाते हैं। व्हेन द सॉलिड इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बियॉन्ड इट इलास्टिक लिमिट। तो ये क्या होता है, ये इलास्टिक जो होते हैं वो अपनी जो चेंज कर लेता है पोजीशन, साइज़, और इस चेंजिंग को जो है वो किसी भी शेप में हम लेके जा सकते हैं, बेंडिंग में, शेयरिंग में, और कोई भी कंप्रेसिंग इसकी शेप बना सकते हैं उस मटेरियल की। उसमें जो है वो स्ट्रेन होता है अप्लाई।
फिर हमारे पास इसमें एग्जांपल आ जाएगी। व्हेन यू स्ट्रेच, जब हम किसी रबड़ को स्ट्रेच करते हैं बैंड को, तो उसमें क्या होती है, स्ट्रेस अप्लाई होता है और वो इसमें क्या होता है, इस नतीजे में वो जो होती है वो उसकी शेप चेंज होती थी और वो अपने जो साइज़ और शेप को दोनों को चेंज कर लेता है। व्हेन यू कंप्रेस स्प्रिंग, जब आप किसी को स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। और इसी तरह अगर हम अगेन उस स्प्रिंग को जो है वो स्ट्रेन लगाएं उस पर, तो उसका साइज़ और शेप दोनों चेंज हो जाती है। ये हमारे पास इसकी फ्यू एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कहा है व्हाट इज़ हुक्स लॉ, इलस्ट्रेट इट्स एप्लीकेशन, आल्सो डिफाइन एंड कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट। इसमें हमने ये 3-4 चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। हम देखते हैं हुक्स लॉ का कुछ आंसर। ये हमारे पास जो इसका आंसर हमें गिवन है, इसमें हम सबसे पहले हुक्स लॉ डिफ़ाइन करेंगे। स्ट्रेन प्रोड्यूस, जब इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी पे बाय द स्ट्रेस अप्लाइड, जब हम इस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इस पर स्ट्रेन जो होता है प्रोड्यूस होता है, जो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे होता है, स्ट्रेस और इसकी इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन, या हम इसको स्ट्रेस इज़ कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, तो हमारे पास जो कांस्टेंट इसका आ जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। इसका हमारे पास जो है वो हुक्स लॉ का फॉर्मूला बन जाता है। व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, अब किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, द एक्सटेंशन और कंप्रेशन, इसमें जो एक्सटेंशन और कंप्रेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे होता है, इसकी फोर्स से। दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ, विच स्टेट दैट इलास्टिक लिमिट्स द एक्सटेंशन और कंप्रेशन एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जब भी हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, उसके नतीजे में जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन या जो इसकी एक्सटेंशन है या उसको जो है वो क्या होता है, इसकी इलास्टिक लिमिट के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स के। ये इसकी हमारे पास डेफिनेशन आ गई और इसकी एक्सप्लेनेशन ये हमारे पास आ गया। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, जो उसकी अपनी कांस्टेंट है। इसमें के जो है वो क्या फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, जो किससे न्यूटन मीटर -1 के जो है वो उसके इक्वल है। और इसमें नेगेटिव साइन क्या शो कर है, अगेंस्ट दी डिस्प्लेसमेंट इसको शो कर है। और इसके रिलेशन में जो है वो ट्रू फोर्स जो है वो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, अंडर दी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। इसका ये ग्राफ है हमारे पास, जिसमें हमारे पास फोर्स है जो क्या है वो डिस्प्लेसमेंट भी शो कर रही है, इसकी लिमिट है, उसके बाद ये माइनस में चला जाएगा एक्सटेंशन में ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसके हमारे पास जो है वो ग्राफ भी आ गया। इसमें हमारे पास क्या है कि द ग्रेडियंट ऑफ लाइन एफ ओवर एक्स इस, इसमें क्या है एफ ओवर एक्स की ये लाइन है, उसमें जो है वो कांस्टेंट है और ये इसके प्रोपोर्शन है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एप्लीकेशंस, क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। हुक्स लॉ इज़ कॉमनली अप्लाइड, हुक्स लॉ कॉमनली कहाँ अप्लाइड होता है, स्प्रिंग सिस्टम में, जिसमें हम क्या कहते हैं मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, कार्स में जो मैट्रेसेस होते हैं और डोर हैंग्स होते हैं, इसमें जो होता है हुक्स लॉ स्प्रिंग सिस्टम में जो है वो इसकी जो है वो ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल होता है, ताकि ये जो है वो स्प्रिंग को एब्जॉर्ब, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन में जो है स्प्रिंग सिस्टम में जो इसके वो अप्लाई होता है। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, जब कोई भी हमने इंस्ट्रूमेंट को मेजर करना हो और उस पर जो स्प्रिंग स्केल्स हैं उसके ज़रिए जो है वो इसमें भी जो है हमारे पास जो है वो हुक्स लॉ जो है वो होता है अप्लाई होता है। इसमें एक्यूरेट जो होती है उसकी मेजरमेंट हो जाती है और ये हमारी जो इंडस्ट्रियल सेटिंग है, एक्सपेरिमेंट्स, उसमें जो है वो हुक्स लॉ को हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट मटेरियल टेस्टिंग, कोई भी मटेरियल है हमारे पास उसको हमने टेस्ट करना हो, उसके इलास्टिसिटी टेस्ट करनी हो और उसके फोर्सेस कितनी इस पर अप्लाई हो रही है, इंजीनियर साइंटिस्ट जो है वो उसको जो है वो स्प्रिंग जो हुक्स लॉ है उसको जो है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये मेरे पास 3 जो होते हैं इसकी एप्लीकेशंस आ गई। अब हमने देखना स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट के इज़ मेजर स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की स्टिफनेस को फाइंड करने के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो यूज़ किया जाता है। इट इंडिकेट, इसमें क्या होती है फोर्स होती हैं जो स्ट्रेच और कंप्रेस करने में जो होती है वो स्प्रिंग को जो है वो
अप्लाई होती हैं उनकी अमाउंट को बताती हैं, और जो इसमें हमारे पास जो न्यूटन पर मीटर जो है वो इसका क्या होता है, हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट में जो है वो फार्मूला अप्लाई होता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का? मेजर द फोर्स, पहले हम इसकी फ़ोर्स मेजर करेंगे स्प्रिंग की इन न्यूटन्स में, फिर हम इसकी जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, जो इसकी एक्विलिब्रियम पोजीशन, जो एक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो फाइंड करेंगे मीटर्स में। उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास ये हमारे जो इसका कांस्टेंट के जो है उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर में। इसको हम जो है वो लिखते हैं इसके यूनिट्स को। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर इलास्टिक सॉलिड। हमने जो है वो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है वो जो ड्रॉ करना है फॉर सॉलिड इलास्टिक सॉलिड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है। हम इसमें वही बात है कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसमें जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होती है, फोर्स को। तो हमने सिर्फ इसमें जो है वो हमें फार्मूला पता है, हमने सिर्फ इसमें इसका ग्राफ शो करना है कि वो ग्राफ कैसा बनेगा, जो क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स किसकी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स के। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसके होती है प्रोपोर्शन माइनस, क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है इसमें तो वो उसके इन्वर्स हो जाता है। कांस्टेंट के जो है वो रेशियो है रिस्टोरिंग फोर्स की एक्सटेंशन की, जो कहती है किसमें हम करते हैं इसको न्यूटन पर मीटर में जो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। दिस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है वायर अंडर एक्सटेंशन होता है, इसमें जो है वो लिमिट जो होती है वो प्रोपोर्शनैलिटी शो करती है, नॉट एक्सीडेड, इसमें एक्सीड नहीं होती है, एक लिमिट में होती है। और ग्राफ में जो है हम क्या शो करेंगे कि फोर्स और एक्सटेंशन का द ग्रेडियंट ऑफ लाइन एफ ओवर एक्स इज स्प्रिंग कांस्टेंट, जो है क्या हमारे पास एफ ओवर एक्स जो है वो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसमें हुक्स लॉ जो है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। दिस पॉइंट स्ट्रेचिंग फोर्स, इसमें क्या है फोर्स स्ट्रेच हो रही है और एक लिमिट पे जाके जो है वो इसकी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। उसके बाद ये जो है वो जो हमारे पास ग्राफ जो है वो कर्व ग्राफ बनेगा, बाद में ये जो है वो डाउनवर्ड की तरफ चला जाएगा। इसलिए हमारे पास जो है वो लिमिट जो है वो यहाँ तक है, तो इसमें हम जो है वो इलास्टिक सॉलिड की जो लिमिट है वो एक्सटेंशन और फोर्स के ग्राफ में ये हमें हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करवाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन और एक्सप्लेन प्रेशर। प्रेशर को और हमने एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एरिया ऑन प्रेशर, क्या इफ़ेक्ट होगा एरिया प्रेशर का, इसका हम देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है। सबसे पहले हम प्रेशर को डिफ़ाइन करेंगे। प्रेशर क्या होता है, पर फोर्स पर यूनिट एरिया को जो होता है वो प्रेशर होता है। फोर्स लगती है एक एरिया पे, उस पे जो फोर्स लगती है जिस एरिया पे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। प्रेशर जो है वो पी से रिप्रेजेंट होता है, एफ फोर्स एफ से और अप्लाई एरिया ए से। और इसमें हमारे पास इसका फार्मूला आता है पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, प्रेशर और एरिया। प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन हमें पता नहीं होती। जिस पे भी हम फोर्स लगाएंगे उस एरिया पे तो वो जो है वो इसको हम प्रेशर अप्लाई होता जाएगा और इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अफेक्ट ऑफ एरिया ऑन प्रेशर, ये सरफेस जो है वो प्रेशर का जो है वो सरफेस पे कैसे एक्ट करता है। पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर ए। ये हमारे पास इसका प्रेशर इज़ इंक्रीज, फोर्स इज़ अप्लाइड टू गिवन एरिया इज़ इंक्रीज। जितना प्रेशर लगेगा, जितनी फोर्स पे अप्लाई होगी, उतना एरिया वो इंक्रीज़ होगा, कवर करता जाएगा। इफ़ गिवन फोर्स इज़ अप्लाइड स्मॉल एरिया, और जब स्मॉल एरिया होगा तो वो उसी एरिया पे जो है प्रेशर लगेगा। वाई डज़ द बैलून पॉप ईजिली विद अ पेन बट नॉट विद आवर हैंड। द डिफरेंस इज़ डैट फोर्स जो अप्लाई होती है स्मॉल एरिया पे नीडल के टिप से, जिससे क्या होता है कि वो उसको लार्ज ज़्यादा प्रेशर नहीं मिलता, तो वो इजीली जो होता है वो उस पेन से जो है वो क्या हो जाता है, पॉप हो जाता है बैलून। डैट इज़ वाई गेटिंग स्टीप्ड ऑन द हील्ड शू
हर्ट्स मोर देन गेटिंग स्टीप बाय द फ्लैट एज, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर एरिया जितना कवर होगा उतना प्रेशर लगेगा और इजीली जो है उसको वो हम उस पर से चल सकते हैं। जितना स्मॉल होगा वो उतना ही जो है वो एरिया कम कवर करेगा। हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई आ ब्लंट नाइफ कैन नॉट कट मीट ईज़िली क्यों नहीं कट कर सकते? क्योंकि उसका एरिया शार्प नहीं होता, प्रेशर उस पर नहीं लग रहा होता, जिससे वो होता है वो ईज़िली शार्प जो वो एरिया नहीं कर सकते। ये हमारे पास इसकी जो है वो एग्जांपल भी हमने कि सेम फोर्सेस है लेकिन एरिया स्मॉल है, लार्ज एरिया जो है वो ब्लंट नाइफ होती है, इसलिए वो उसको ज़्यादा ईज़िली कट आउट नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसमें भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, नोट्स चाहिए हो तो वो भी अवेलेबल है। आप हमें जो है वो जीमेल पे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये हम क्वेश्चन 4 तक मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।